साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के संदर्भ में, या इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस। तो इसको हम लोग यहाँ पर विस्तार से इसके सारे आयामों के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 1, जिसके तहत टॉपिक दिया गया है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, इसके अंतर्गत यह मुद्दा कवर हो जाएगा। अब संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है और इसे वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस बार की जो थीम इसकी है वह है आपकी उद्देश्य के लिए समर्पित, मानव तस्करी की समाप्ति के लिए सबसे आगे कार्यरत। यदि इंग्लिश में इसको देखें तो कमिटेड टू द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये जो थीम है, इस वर्ष की थीम, ये मानव तस्करी के लिए प्रारंभिक उत्तरदाताओं, या इंग्लिश में कहें तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं उन पर केंद्रित होता है। अब मन में प्रश्न यह उठा कि यह प्रारंभिक उत्तरदाता या फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होते हैं, किनको कहते हैं ये? तो प्रारंभिक उत्तरदाता वे लोग होते हैं जो मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों की पहचान करने, उनकी सहायता करने, परामर्श देने, उनके लिए न्याय दिलाने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक उत्तरदाता तस्करों को सजा दिलाने की चुनौतियों से भी निपटते हैं। तो इसमें पुलिस वाले आ गए, आपके विभिन्न प्रकार के मेडिकल से संबंधित लोग आ गए, विभिन्न प्रकार के एनजीओ आ गए, वो सब क्या कहलाएंगे? वो प्रारंभिक उत्तरदाता या फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो जाएंगे। और कोविड-19 महामारी के दौरान प्रारंभिक उत्तरदाता या फर्स्ट रिस्पॉन्डरों की जो अनिवार्य भूमिका है वो और भी महत्वपूर्ण हो गई है। विशेष रूप से महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों ने उनके काम को और भी कठिन बना दिया है। फिर भी प्रारंभिक उत्तरदाताओं अर्थात जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, इनके योगदान को अक्सर जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं जो आप अपने विभिन्न प्रश्नों में के उत्तर लिखने में इस्तेमाल कर सकते हैं या निबंध इत्यादि में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मानव तस्करी जो है यह मुख्य रूप से यौन शोषण या बलात् श्रम, जबरन भीख मांगवाने, बलात् विवाह कराने मतलब फोर्सफुली मैरिज, बच्चों को बेचने तथा बाल सैनिकों के रूप में भर्ती करने और मानव अंगों को निकालने के लिए की जाती है। इसके अलावा मानव तस्करी के शिकार कुल व्यक्तियों में 49% जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं और उनमें से 23% क्या होती हैं? वो लड़कियां होती हैं अर्थात माइनर होती हैं। और यौन शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है ये मानव तस्करी का सबसे आम कारण है तथा लगभग 59% मानव तस्करी जो है वो यौन शोषण या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए की जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो रीजन आता है जिसके लिए मानव तस्करी की जाती है वह है आपका बलात् श्रम या फोर्सफुली या फोर्स लेबर कह सकते हैं। ये आपका 34% आता है। मतलब जितनी मानव तस्करी होती है उसमें 59% जो मानव तस्करी होती है वो यौन शोषण के लिए और 34% जो होती है वो फोर्स लेबर के लिए की जाती है। तथा अन्य चीज़ों को देखें तो अधिकांश मानव तस्करी जो है वो देश की सीमाओं के भीतर होती है। इसके अलावा मानव तस्करी के शिकार कुछ व्यक्तियों को धनी देशों में भेजा जाता है, जैसे अरबियन कंट्री में। अब इससे संबंधित एक है संयुक्त राष्ट्र का ब्लू हार्ट अभियान, तो या ब्लू हार्ट कैंपेन ऑफ यूएन। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव तस्करी और समाज पर इसके प्रभाव के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए ब्लू हार्ट अभियान का आरंभ किया गया। तो यहाँ याद रखिएगा कि ब्लू हार्ट अभियान जो है किससे संबंधित है और इसका जो उद्देश्य है इस जघन्य अपराध को रोकने तथा इसके विरुद्ध, जो मानव तस्करी का अपराध है इसको रोकने तथा इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकारों, नागरिक समाज, कॉर्पोरेट क्षेत्र और आम नागरिकों को प्रोत्साहित करना है। और इस कैंपेन ब्लू हार्ट कैंपेन के तहत मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों के साथ एकता दिखाने तथा अभियान का प्रसार करने हेतु जो कार्यकर्ता होते हैं इसके वो ब्लू हार्ट छपे हुए कपड़े पहनते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत में मानव तस्करी से संबंधित जो संवैधानिक एवं विधायी प्रावधान है उनके बारे में। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 का 1 या अनुच्छेद 23 का 1 जो है इसके तहत मानव तस्करी को निषिद्ध किया गया है। तो यदि पूछा जाए कि संविधान में किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी को निषेध किया गया है तो अनुच्छेद 23(1) के तहत। अब थोड़ा सा अनुच्छेद 23
23 में क्या कहा गया है उसको भी थोड़ा सा इसकी हेडिंग को देख लेते हैं। तो आर्टिकल 23 जो है ये मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करने से संबंधित है। कई बार क्या होता है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम की बात की है और किसमें कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध की बात कही है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार अर्थात जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो और बलात्श्रम फोर्स्ड लेबर का प्रतिषेध किया गया है, जबकि आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। मतलब जो बाल श्रम इत्यादि कराया जाता है, चाइल्ड लेबर, उसका जो है प्रोहिबिट किया गया है। इसके अलावा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 या इंग्लिश में कहें द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, यह जो है व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है। जैसे कि ऑर्गेनाइज वे में देह व्यापार कराना, तो उसके लिए उसको रोकने के लिए यह एक प्रमुख कानून है। इसके अलावा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370A जो है, इसके तहत मानव तस्करी के खतरे से निपटने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। तो याद रखिएगा, आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता है, इसकी धारा 370 और 370A किससे संबंधित है? यह मानव तस्करी से संबंधित है। इसके अलावा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण, जिसको हम लोग शॉर्ट में पोक्सो के नाम से जानते हैं, तो पोक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए विशेष कानून बनाया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल के संदर्भ में, या इंग्लिश में कहते हैं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, या शॉर्ट में CHRI के नाम से जानते हैं। तो यह भी जो है आपका मानव तस्करी से संबंधित ही आर्टिकल है। तो इसको देख लेते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह आपके GS के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो टॉपिक दिया गया है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश इत्यादि के अंतर्गत कवर हो जाएगा। अब संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल या कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव तथा एक अंतर्राष्ट्रीय दास्ता विरोधी संगठन जिसका नाम है वॉक फ्री, इसके द्वारा विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर दास्ता अर्थात स्लेवरी पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। अब जो रिपोर्ट के प्रमुख फाइंडिंग हैं उनको देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में आधुनिक दास्ता की स्थितियों में रहने वाले लोगों की 40% संख्या जो है वो राष्ट्रमंडल देशों में निवास करती है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल देश जो है वर्ष 2030 तक आधुनिक दास्ता के उन्मूलन हेतु कार्रवाइयों में पिछड़ रहे हैं। जो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो है ये आधुनिक दास्ता का उन्मूलन कर देना है, उन कार्रवाइयों में भी पिछड़ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार राष्ट्रमंडल देशों में रहने वाले प्रति 150 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है वो आधुनिक गुलामी की स्थिति में रह रहा है। इसके अलावा 1/3 राष्ट्रमंडल देशों ने बलात विवाह अर्थात फोर्स्ड मैरिज को अपराध घोषित किया है तथा 23 देशों ने बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण को अभी तक अपराध घोषित नहीं किया है। इसके अलावा 54 राष्ट्रमंडल देशों में से मात्र 4 देश जो हैं वो आपूर्ति श्रृंखलाओं के अन्वेषण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मतलब ये जो लोगों की एक जगह से दूसरी जगह बेचा जा रहा है, उनके अन्वेषण से संबंधित जो हैं केवल 4 देश ही जुड़े हुए हैं तथा सभी राष्ट्रमंडल देश जो हैं वो पीड़ित सहायता कार्यक्रमों में पिछड़े हुए हैं। जो इससे पीड़ित हैं उनको सहायता पहुंचाने वाले कार्यक्रमों में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब भारत के संबंध में इस रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकला है उसको भी देख लेते हैं। तो भारत का जो समन्वय है अर्थात कॉपरेशन जो है वो संबंधी मामलों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। मतलब जो आपके 53 देश हैं उनमें सबसे खराब प्रदर्शन जो है भारत का रहा है। और देश में कोई भी राष्ट्रीय समन्वय संस्था अथवा राष्ट्रीय समन्वय कार्य योजना नहीं है, जबकि जो भारत है वह आपका कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का या राष्ट्रमंडल देशों में सबसे बड़ा देश है। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के घरेलू कामगार अभिसमय या इसको इंग्लिश में कहें तो डोमेस्टिक वर्कर्स कन्वेंशन 2011 तथा बलात् श्रम प्रोटोकॉल 2014 की अभिपुष्टि अभी तक नहीं की गई है। इसके अलावा विश्व में कुल बाल बधुआ अर्थात जो चाइल्ड ब्राइड्स हैं उनकी 1/3 संख्या वो कहाँ पे है? भारत में ही है। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा कि जो भारत है वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में सबसे बड़ा देश होने के बाद भी राष्ट्रीय समन्वय के स्तर पर सबसे पिछड़ा हुआ है।
अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार पहल के बारे में कि यह पहल है क्या, जिसको शॉर्ट में हम लोग CHRI कहते हैं। तो राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल मानवाधिकार क्षेत्र में काम करने वाला एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी, गैर पक्षपातपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, एक प्रकार का इंटरनेशनल NGO है। इसकी स्थापना राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल की स्थापना वर्ष 1987 में राष्ट्रमंडल के कई पेशेवर संगठनों द्वारा की गई थी, क्योंकि 53 देशों के राष्ट्रमंडल संघ में मानवाधिकारों पर काफ़ी कम ध्यान दिया जा रहा था। अब इसकी भूमिका और इसके कार्य को देख लेते हैं। तो यह जो CHRI है, यह मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, राष्ट्रमंडल के सिद्धांतों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार नियमों के पालन करने पर जोर देता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका याद रखिएगा, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, अर्थात भारत के नई दिल्ली में है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग राष्ट्रमंडल देश के बारे में कर लेते हैं, या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो राष्ट्रमंडल की जो नींव है, ये 19वीं शताब्दी के उपनिवेशवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसकी स्थापना जो है 11 दिसंबर 1931 को की गई थी। कब की गई थी? 11 दिसंबर 1931 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 53 जो हैं इसके सदस्य देश हैं। और यह 53 सदस्य स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है, जिसके सारे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश रहे हैं। परंतु यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन सारे देशों में एक देश शामिल है, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक एकमात्र ऐसा देश है जो ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं था, फिर भी वो आपका राष्ट्रमंडल देश में या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में शामिल है। और इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह है लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल देशों का कोई संविधान या चार्टर नहीं है। कुछ फैक्ट और याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल जो नाम है या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इसका पहले नाम क्या था? ब्रितानी राष्ट्रमंडल या कह सकते हैं ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था। ये 26 अप्रैल 1949 को, कब? 26 अप्रैल 1949 को राष्ट्रमंडल का नाम बदला गया, मतलब जो पहले ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था उसको राष्ट्रमंडल कर दिया गया। और 16 मई डेट याद रखिएगा, 16 मई 1949 को, ठीक है, आज़ाद होने के बाद 16 मई 1949 को भारत ने इसमें रहना निश्चित किया। मतलब भारत के पास ये मतलब चॉइस थी कि वो इसमें रहे या ना रहे, परंतु भारत ने इसमें रहना स्वीकार किया। आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में बात कर लें। तो वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। तो याद रखिएगा, जो ILO है यह UN से संबंधित है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और 1969 में इसको इसके कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा फैक्ट के रूप में कि इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं डिडाइमोकार्पस या स्टोन फ्लावर के बारे में। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में भारतीय एवं चीनी वैज्ञानिकों की एक टीम ने पूर्वोत्तर भारत व चीन के यूनान प्रांत में डिडाइमोकार्पस या स्टोन फ्लावर की एक नई प्रजाति, जिसका नाम है डिडाइमोकार्पस सिनोई इंडिकस, की खोज की है। और यह प्रजाति जो है अक्सर नम चट्टानों एवं पत्थरों पर उगती है और दक्षिण एशिया के वर्षावनों में ये पाई जाती है। स्टोन फ्लावर की चीन में 34 प्रजातियां हैं और भारत में लगभग 25 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश जो है वो पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं। गौरतलब है कि भारतीय एवं चीनी वैज्ञानिकों की टीम द्वारा खोजी गई डिडाइमोकार्पस सिने इंडिकस को भारत में डिडाइमोकार्पस जीन्स की एक नई प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया है। और ये दिखने में कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये तो एक कलर से कई सारी प्रजातियां तो अलग अलग कलर की ये होती हैं। और हाल के वर्षों में खोजी गई डिडाइमोकार्पस जीन्स की कुछ अन्य जो प्रमुख प्रजातियां हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो एक प्रजाति है डिडाइमोकार्पस मोइलेरी। तो यह वर्ष 2016 में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई, जिसमें नारंगी रंग का फूल खिलता है। और यह अरुणाचल प्रदेश में केवल एक ही स्थान पर पाई जाती है।
इसके अलावा डिडाइमोकार्पस भूटानिकस, ये फरवरी 2020 में सिक्किम में पहली बार भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की टीम ने इसको खोजा था, जो पहले केवल भूटान में ही पाई जाती थी। और वर्ष 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार लाओस में डिडाइमोकार्पस जीन्स की एक नई प्रजाति, जिसका नाम था डिडाइमोकार्पस मिडलटोनी, को खोजा था तथा 2020 में यही लाओस में ही डिडाइमोकार्पस अल्वीफ्लोरस को खोजा था, जिसमें बर्फ जैसे सफ़ेद फूल खिलते हैं। और जो आपका लाओस है ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। तो इसके अलावा डिडाइमोकार्पस जीन्स की चार प्रजातियों को पुनः खोजा गया, मतलब पहले भी खोजा गया था, फिर से अभी कुछ समय बाद खोजा गया है। कहाँ पे खोजा गया है इसको भी देख लेते हैं। तो एक प्रजाति है डिडाइमोकार्पस एडेनोकॉर्पस। इस प्रजाति को 87 वर्षों बाद 87 ईयर्स बाद उत्तरी मिजोरम में पुनः खोजा गया है। इसके अलावा डिडाइमोकार्पस पेरियोरम, इस प्रजाति को 90 वर्षों बाद पुनः जो है दक्षिण मिजोरम में खोजा गया है, जिसमें छोटे नारंगी फूल खिलते हैं। इसके अलावा डिडाइमोकार्पस लाइनिकैप्सा, इस प्रजाति को मिजोरम के मामित जिले में पुनः खोजा गया है। और अगला है डिडाइमोकार्पस बेंगरी। यह प्रजाति दक्षिण मिजोरम में सिर्फ 2 स्थानों पर खड़ी ढाल के किनारों पर उगती है और आयुषीयन दिशा निर्देशों के आधार पर वैज्ञानिकों की टीम द्वारा इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो जो दोबारा से भी पुनः खोजे गए वो सारी की सारी कहाँ पाई गई हैं? मिजोरम में ही खोजी गई हैं। आगे थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 31 जुलाई को प्रेमचंद की जयंती मनाई जाती है और 31 जुलाई 2020 को प्रेमचंद की 140वीं जयंती मनाई गई। प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक माना जाता है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के निकट लमही नामक गांव में हुआ था और इन्होंने अपने लेखन की शुरुआत जो है उर्दू में, जब इन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो उर्दू में नवाब राय के नाम से की थी। कुछ समय बाद उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखना शुरू किया। उर्दू में नवाब राय के नाम से और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया था। इनका रचना काल के आरंभिक दौर में अपने प्रेमचंद जो है आदर्शनोन्मुख यथार्थवादी थे, किंतु जल्द ही ये यथार्थ की ओर उन्मुख हुए और यही इनके उपन्यासों की आत्मा रही। तथा प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में केवल सामाजिक आर्थिक यथार्थ को ही शामिल नहीं किया, बल्कि मनोवैज्ञानिक सत्यों को भी उजागर किया। यदि आप इनके उपन्यासों को पढ़ेंगे, गोदान या गबन जैसे उपन्यासों को, तो उसमें आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक माना जाता है और उन्होंने वर्ष 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि लेखक स्वभाव से प्रगतिशील होता है, जो ऐसा नहीं है वह लेखक नहीं है। इसको आप कोट के तरीके से कोटेशन के तौर पर कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनकी मृत्यु जो होती है 8 अक्टूबर 1936 को होती है। अब इनकी कुछ रचनाओं को देख लें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, निर्मला है, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके उपन्यास रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। कौन से? संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी, ये इनके कुछ प्रमुख नाटक थे। इसके अलावा इन्होंने कहानियाँ बहुत सारी लिखी हैं। कुछ प्रमुख कहानियों के नाम देख लेते हैं, जैसे 2 बैलों की कथा है, इस्तीफा है, ईदगाह है, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, मंत्र, नमक का दरोगा, ये इनकी कुछ प्रमुख जो हैं उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के संदर्भ में। तो भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए अभी हाल ही में नामांकन आमंत्रित किए हैं। इस वजह से यह पुरस्कार चर्चा में आया। तो प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों एवं संस्थानों द्वारा उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की है। और इस पुरस्कार के रूप में एक प्रमाण पत्र के साथ एक संस्थान के लिए, यदि संस्थान को यह पुरस्कार मिलता है तो 51 लाख रुपए, यदि व्यक्ति को मिलता है तो 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह पुरस्कार व्यक्ति और संस्थान दोनों को दिया जाता है तथा एक व्यक्ति पुरस्कार के लिए स्वयं आवेदन कर सकता है या अन्य व्यक्ति या संस्थान को नामित कर सकता है। इसके अलावा नामांकित व्यक्ति या संस्था को आपदा प्रबंधन के किसी भी क्षेत्र जैसे कि रोकथाम, बचाव, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी में संलग्न होना चाहिए। जो इनसे जुड़ा होगा उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं संविधान के अनुच्छेद
339A के 4 के बारे में। तो सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों आया है। तो दिल्ली पुलिस ने कुछ महीने पूर्व दिल्ली में हुए दंगों संबंधित मामलों के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए वकीलों का एक पैनल नियुक्त किया था, जिसे दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया था। तो अभी हाल ही में उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा दिल्ली सरकार के इस फैसले को पलट दिया गया। मतलब जो दिल्ली सरकार ने खारिज किया था पैनल की नियुक्ति को, इसको उन्होंने पलटते हुए उस पैनल की नियुक्ति को अप्रूव कर दिया है। और दिल्ली सरकार के कैबिनेट के निर्णय को पलटने के लिए उपराज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239A4 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग किया गया है। इस वजह से यह अनुच्छेद चर्चा में आया। इस अनुच्छेद के तहत दिल्ली सरकार जो है उपराज्यपाल के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। तो पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। तो आर्टिकल 239A का 4। अब इससे संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेदों को भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद जो 239A है, ये क्या कहता है? यह कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों के सृजन की बात करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 239AA मतलब डबल ए, ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध करता है। तो यह अनुच्छेद याद रखिएगा कि 239AA किससे संबंधित? दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 239 जो है, 239 यह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है, तथा अनुच्छेद 241 जो है यह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान की बात करता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट के बारे में। तो यह एक्ट क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो हाल ही में अमेरिकी सदन के एक पैनल द्वारा महात्मा गांधी तथा मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक या एक एक्ट जो है, यह बिल जो है वो पारित किया गया। इस विधेयक को जॉन लुइस द्वारा लिखा गया था। जॉन लुइस जो है सदन में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य तथा सिविल राइट के अग्रणी नेता थे। पिछले सप्ताह ही इनका जो है जॉन लुइस का निधन हो गया है। अब इसमें ये जो विधेयक लाया गया है, इसमें प्रावधान क्या है मुख्य? तो इस विधेयक के तहत भारतीयों और अमेरिकियों के लिए वार्षिक रूप से स्कॉलर तथा छात्र विनिमय कार्यक्रम लागू किया जाएगा, जो दोनों नेताओं की विरासत का अध्ययन करेंगे, गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। और इस विधेयक में गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित एक संघर्ष समाधान पहल की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तथा इस विधेयक में भारतीय कानूनों के तहत यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट तथा शॉर्ट में USAID और भारत सरकार द्वारा स्थापित संयुक्त राज्य भारत गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग USAID अर्थात यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की कर लेते हैं कि यह संस्था है क्या। तो यह जो USAID है, यह अमेरिका के संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है, जो मुख्य रूप से नागरिक विदेशी सहायता एवं विकास सहायता के लिए जिम्मेदार है। यह दुनिया की सबसे बड़ी आधिकारिक सहायता एजेंसियों में से एक है, तथा अमेरिकी कांग्रेस ने 4 सितंबर 1961 को विदेशी सहायता अधिनियम फॉरेन असिस्टेंस एक्ट पारित किया, जिसने अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रमों को पुनर्गठित किया एवं आर्थिक सहायता के लिए एक एजेंसी के निर्माण को अनिवार्य बनाया। और 3 नवंबर 1961 को इस USAID अर्थात यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ये अस्तित्व में आती है। और यह पहला अमेरिकी विदेशी सहायता संगठन है जिसका प्राथमिक लक्ष्य जो है वो दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान देना था। अब आगे बात कर लेते हैं मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के बारे में। तो यह 1 अगस्त को मनाया जाता है। अब 1 अगस्त को मनाया क्यों जाता है ये? तो इसे 3 बार तलाक या ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम कानून लागू किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह जो अधिनियम है ये पिछले वर्ष अर्थात 2019 में 1 अगस्त 2019 को इस दिन राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर या इस बिल पर हस्ताक्षर किए थे। तो यह क्या बन गया? कानून बन गया। तो याद रखिएगा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब होता है, 1 अगस्त को, और क्यों मनाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं महात्मा गांधी सेतु के संदर्भ में। तो महात्मा गांधी सेतु जो है यह बिहार राज्य में पटना तथा हाजीपुर के मध्य गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना हुआ एक पुल है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है 5750 मीटर है और यह भारत का तीसरा सबसे लंबा
नदी पुल है। अब हमारे दिमाग में ये तुरंत प्रश्न आया होगा, अगर यह तीसरा है तो पहला कौन सा है? तो पहला जो है आपका वो भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, और यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, लोहित नदी, उस पर बनाया गया है। और यह किन किन राज्यों को जोड़ती है? तो यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। अरुणाचल प्रदेश के ढोला और असम के सदिया नामक स्थान को जोड़ने का यह कार्य करती है। अब ये जो आपका महात्मा गांधी सेतु पुल है, यह चर्चा में क्यों आया था? तो चूंकि अभी क्या है, बिहार में बाढ़ की स्थिति है, तो इस पुल को क्या किया गया था? बंद कर दिया गया था। तो हाल ही में महात्मा गांधी सेतु के पश्चिमी किनारे को यातायात के लिए फिर से खोला गया है। इस वजह से महात्मा गांधी सेतु जो है चर्चा में आया था। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को इस वीडियो के अंतर्गत देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।